आपके बच्चे फर्स्ट आना चाहते हैं और पेरेंट्स इस बात को नोट कर रहे हैं ताकि कोई भी घर पे गलती होगी तो वो याद दिला देंगे उसको कि तुम वहां तो कह रहे थे फर्स्ट आना चाहते हो, है ना। ठीक है। और दूसरा है कि मुझे आपको देख के अपने बचपन की एक बात याद आ गई। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं हिंदी में बात करूंगा, चलेगा ना? क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश में सेमिनार डिलीवर करना है और बाइलिंगुअल रहना है। और जो आपकी लैंग्वेज है वो जब कभी आप मुझे बुलाते रहेंगे तो मैं सीख जाऊंगा, राइट? तो सिखा देंगे ना आप मुझे भी, राइट? तो तब तक के लिए आज मैं ट्राई करूंगा कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रेन साइंस एंड हाउ टू मेक योर स्टडी एंड योर एजुकेशन योर फ्रेंड। तो आपको देख करके, आपने कहा मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, आपको देख के मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। जब मैं छोटा था बचपन में, अक्सर जब स्कूल जाता था या स्कूल से आता था तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया करता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आऊं, लेकिन बिना पढ़े आऊं, उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप में से ऐसा कोई बच्चा जो मेरी तरह सोचता है? देखो बहुत सारे बच्चे, सारे ही हैं, राइट? फर्स्ट तो आना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो आप में से वो बच्चे जो जानना चाहते हैं कि आखिर बिना पढ़े फर्स्ट कैसे आते हैं, उसके लिए जो अगला 1 घंटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होना, बोरियत होना, पढ़ाई में मजा नहीं आता। और दूसरी चीज, पढ़ाई में भूल जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी मुश्किल से कुछ याद करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं और दिमाग से निकल जाता है, राइट? तो सफल तो सब होना चाहते हैं, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं। एवरीबॉडी, हर कोई पहाड़ चढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही पहाड़ चढ़ पाते हैं। तो सफल होने के लिए जरूरी मंत्र क्या है? वो है शक्ति, SHAKTI। इसको याद कर लो, थोड़ी देर में जानेंगे ये क्या चीज है। हमारी पढ़ाई के 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि मैम ने बताया। अगर आपके पास एक गाड़ी है, उसके 4 टायर हैं, उसमें से अगर एक पंचर है तो आप पहले पंचर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। अगर पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे तो मंजिल पे जाएगी, गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिकलेक्शन, मेमोराइजेशन, रिकलेक्शन। उनमें से ये 4 मतलब पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना, ये 4 बात, ये काम हमें करने होते हैं पढ़ाई में। लेकिन हमें सिखाए केवल 3 काम जाते हैं। पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, समझने को समझाया जाता है, पर याद करना सिखाया नहीं जाता है, बल्कि याद करने को दिया जाता है। पढ़ने के लिए किताब होती है, लिखने के लिए कॉपी होती है और समझने के लिए टीचर होते हैं, राइट? लेकिन याद करने के लिए बच्चों को आज भी सबसे पुराना जमाने का तरीका सिखाया जाता है, वो है रटना और दोहराना। याद करने के 214 मेथड्स होते हैं। कितने होते हैं? 214। उसमें से कई सारे कंट्रीज हैं जो 50 से ज्यादा मेथड्स पर ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही तरीका सिखाया जाता है, वो है रटना और दोहराना, बार बार रिवाइज करना, रिपीट करना। क्रूड लैंग्वेज में बोलते हैं रटना, रूट लर्निंग वे या क्रैमिंग, और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं रिवीजन करना। मतलब वही है, जो भी क्लासरूम में पढ़ा लिखा समझा है वो घर आने के बाद बार बार रिवाइज करना। जब आप घर पे आते हैं, आप अपने स्कूल की तरफ से जो भी आपको पढ़ाया लिखाया और समझाया गया है वही बार बार रिपीट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, ताकि आपको वो इतना पक्का याद हो जाए कि बिना किताब और कॉपी देखे भी आप उसको एक बार बता सकें। और इसको ही आप अपनी पढ़ाई करना, मेहनत करना, तैयारी करना मानते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? याद करने में देर लगती है और जल्दी से भूल जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। याद करने के इतने तरीके होने के बावजूद भी हमें सिर्फ एक ही तरीका सिखाया गया है, यानी कि याद करना जरूरी भी है और वही चीज सबसे कम सिखाई गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि याद न करने से प्रॉब्लम क्या होती है। हमारी 2 बड़ी प्रॉब्लम है। एक, सिलेबस को याद करने में टाइम लगता है, लॉन्ग आंसर्स है, डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, वोकैबुलरी है, फॉर्मूलाज है, मैप्स है, डायग्राम्स है, और जल्दी भूल जाते हैं।
ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ पढ़ाई को भूलते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ तो भूलते ही रहते हैं। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले वो चाबी कहाँ रख दी कुछ याद नहीं आ रहा, वो किताब कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा, वो पेन कहाँ गुम हो गया अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीजों को इतना संभाल कर रख देते हैं, कहाँ पे संभाल कर रखा था वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वह क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार किसी का नाम याद नहीं आता, तो कई बार घर आते वक्त कोई काम याद नहीं आता। ये सब तो हमारी लाइफ में होता रहता है, लेकिन हम कभी इस बात के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि हम लोग ना ही कभी कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना किसी से पूछते हैं कि क्या करें कि ना भूलें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें कभी भूलने पर कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। अगर आप किसी का नाम भूल जाएंगे तो वो लड़ाई थोड़ी करेगा आपसे कि नाम क्यों भूल गए, बल्कि आप दोबारा बता देगा आपको। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसे भूलने पर पनिशमेंट मिलता है, और वो है स्टूडेंट्स, बच्चे। बच्चों को भूलने पर पनिशमेंट मिलता है। अगर क्लासरूम में भूलते हैं तो मार पड़ती है, डांट पड़ती है, टीचर्स डांटते हैं, कंप्लेंट करते हैं पेरेंट्स से। और अगर एग्जाम में भूलते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, वो वापस भी नहीं आ सकते। यही मिस्टेक्स होती है। यानी बच्चा तैयारी तो 100% की ही करके जाता है, लेकिन जो गलतियां करता है वो एग्जाम में वही उसके मार्क्स कटते हैं। और वो गलतियां क्यों होती है? अच्छी तरह याद ना होने की वजह से, याद हो भी गया घर पे तो एग्जाम में भूल जाने की वजह से, या फिर कंटेंट को अच्छी तरह ना समझने की वजह से। यानी कि आपके ब्रेन ने पूरा सपोर्ट आपका नहीं किया इसी वजह से। इसी डर से बच्चों में एग्जाम फोबिया पैदा हो जाता है। और इसलिए वो बच्चे जिनके मम्मी पापा चाहते हैं कि वो अच्छे मार्क्स लाए, जिनके टीचर्स कहते हैं कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ, और वो खुद चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लाए, वो बच्चे दिन रात पढ़ाई में, स्कूल कोचिंग में और घर पे आने के बाद अपने सिलेबस को याद करते ही रहते हैं। कभी भी आपने बच्चे देखे होंगे, ऐसे बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनको जब भी देखोगे वो कुछ ना कुछ याद करते हुए मिलेंगे। यस और नो? राइट? स्कूल में, कोचिंग पे, घर पे, यहाँ तक कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लिया जाए, एक डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से याद कर लिया जाए। ये बहुत ही पॉसिबल आंसर है। मैम ने कहा था जरूर आएगा, पापा सुनना मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, मम्मी देखना ये आंसर अभी मुझे याद है या नहीं है, दीदी एक बार ये 10 पॉइंट्स प्लीज सुन लो, एग्जाम में मेरी हेल्प कर दो। यहाँ तक कि फ्रेंड्स को भी बोलते हैं यार बेल बजने वाली है, एक बार इस वाले आंसर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सब कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। हम एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, पूरा पेपर कॉन्फिडेंस से देखते हैं। कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके दिल कहता है कि सुबह तक याद था, अभी याद ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले ही तो क्लासरूम में घुसने से पहले रिवाइज किया था, पर इसके पॉइंट्स याद नहीं आ रहे। कल ही तो पापा को ये लॉन्ग आंसर 3 बार सुनाया था, पर इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो चारों कहाँ चले गए ये ध्यान नहीं आ रहा। और इस तरह से कोई ना कोई गलती एग्जाम में हो ही जाती है, और कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। ऐसा कितने बच्चों के साथ हुआ है? रेज योर हैंड्स। सभी बच्चों के साथ हुआ है, राइट? हम पेपर खत्म करते हैं, हम पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो नालायक सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप याद आने लग जाता है। बस एग्जाम हॉल से बाहर निकले वो भी याद आ गया, राइट? जब जरूरत थी तब याद नहीं आया, जब उसके मार्क्स मिलने वाले थे यार याद आ जा इसके मार्क्स मिल जाएंगे, 5 नंबर का है, 10 नंबर का है। और जब बाहर निकल रहे हैं, जब कोई मार्क्स नहीं मिलेगा तो फटाक से याद आ जाता है। अब चाहते याद नहीं आए तब भी आ रहा होता है कि नहीं? तो ऐसा कितने बच्चों के साथ हुआ है? देखो सबके साथ हुआ, सबका भेजा फ्राई। और इस पूरे एग्जाम्पल में एक जरूरी बात पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए समझ में आनी चाहिए कि आपके बच्चे का ब्रेन अच्छा है, उसे भूलने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आंसर वो भूले नहीं थे तभी तो बाद में याद आया है, राइट? बाद में वो आंसर याद आया, पहले वो आंसर याद नहीं आया, बाद में वो आंसर याद आया। इस बात को साबित करता है कि उसे आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ मेमोराइजेशन। याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ रिटेंशन। असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद नहीं आना, द रियल प्रॉब्लम इज लैक ऑफ और लॉस ऑफ रिकलेक्शन। यानी कि पढ़ाई में टाइम पर याद ना आना ही आपकी
मेन प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम आपकी क्यों है? क्योंकि आज तक आपने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा, रटना सीखा, याद करना सीखा, लेकिन कैसे रिटेन करें कि टाइम पर याद आ जाए, ये नहीं सीखा। साइंस ऑफ रिकलेक्शन की कभी कोई क्लास लगी है आपकी? कभी आज तक किसी ने सिखाया है कि हर क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो ये कभी आप भूलोगे नहीं और आपको टाइम पर याद आएगा? कभी नहीं सिखाया, किसी ने भी नहीं सिखाया। इसीलिए इसी प्रॉब्लम, मतलब आप मेहनती हो, करना तो चाहते हो लेकिन तरीका नहीं पता, तो तरीके सिखाने का काम है ब्रेन साइंस। ब्रेन साइंस के लिए जरूरी क्या है? पहले जरूरी है कि वो आपकी पढ़ाई के टाइम को कम करे और आपको दिमाग की शक्ति दे। दिमाग की शक्ति क्या होती है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था कि लोग पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनके शरीर में शक्ति होती है। जिस तरह से पहाड़ पर चढ़ने के लिए शरीर में शक्ति की जरूरत है, जिंदगी के सफलता के पहाड़ पर चढ़ने के लिए दिमाग की शक्ति की जरूरत है। ये सुन लो, स्कूल में क्या करने जाते हो आप? दिमाग की तैयारी करने जाते हो ना, दिमाग को तैयार करने जाते हो, राइट? अपनी पढ़ाई कौन से पार्ट से करते हो? बॉडी के, दिमाग से करते हो ना। आप में तो ऐसा नहीं घुटने से पढ़ाई करता है या कोहनी से करता है, सब ब्रेन से ही करते हैं, राइट? तो ब्रेन को अच्छा करने के लिए ही तो आप स्कूल जाते हैं, नॉलेज लेते हैं। लेकिन नॉलेज लेने के दौरान जो आपकी ब्रेन से संबंधित बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि समझ में ना आना, पढ़ाई में ज्यादा टाइम लगना, पढ़ाई में डर लगना, बोरियत होना, पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना, रटना और दोहराना और उसके बावजूद भी भूल जाना, इन प्रॉब्लम्स का क्या? यानी कि इस तैयारी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि कोई आदमी पहाड़ चढ़ता है, उसको पता होता है कि माउंट क्लाइंबिंग के दौरान प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो अपने टूल्स लेके चलता है सारे, राइट? कि अगर मैं गिरा तो मैं इससे अपने आप को बचा लूंगा, अगर मैं ऐसा हुआ तो रस्सी मुझे बचा लेगी, अगर ऑक्सीजन कम हुई तो ऑक्सीजन लगा लूंगा। यानी कि उस पूरे सफलता के प्रोसेस के दौरान वो अपना सारे टूल्स लेता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो पढ़ाई की सफलता है उसके लिए जो टूल्स हैं वो कहाँ है आपके पास? वो नहीं है। आपको चाहिए शक्ति, SHAKTI, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट्स, A फॉर एटीट्यूड, K फॉर नॉलेज, T फॉर टाइम मैनेजमेंट और I फॉर इंटेलिजेंस। ये शक्ति को जब मैंने डिराइव किया तो इसको मैंने दुनिया के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले किया। अच्छी बातों को अगर आपको सीखना है, यानी कि आपको कौन बताएगा दुनिया में जो अच्छी चीज है? देखो, दुनिया में आपको सबक दो लोग देते हैं, एक अच्छा गुरु, अच्छा टीचर, अच्छा ट्रेनर, अच्छा गाइड, और दूसरा टाइम। या तो कोई अच्छा गाइड मिल जाए, एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छा मेंटर मिल जाए जो बता दे कि आपको ये करना चाहिए और ये सीखना चाहिए और सिखा दे। अगर उससे नहीं सीखेंगे तो दूसरा जो सिखाने वाला है वो है टाइम। टाइम जब सिखाता है वो बड़ा क्रूअल होता है, तकलीफों के साथ सिखाता है। तो बेटर है कि टाइम का वेट ना करें, बल्कि हम किसी अच्छे इंटेलिजेंट ट्रेनर से सीख लें ताकि हमारा टाइम अच्छा ही रहे आगे तक। इस तरह की चीजें सीखने का प्लेटफॉर्म है TEDx। आपने किसी नाम सुना TEDx? टेड प्लेटफॉर्म, TED, TEDx वर्ल्ड का बहुत नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर्स हैं। वहां पर अक्षय कुमार उसको होस्ट करते थे और इसके अलावा मोदी जी भी रहे उस पर, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स रहे, इलॉन मस्क रहे उसके ऊपर, जो मार्क जुकरबर्ग रहे हैं। इंडिया से भी काफी इंटेलिजेंट पर्सन विश्वनाथन आनंद रहे हैं, सुंदरम पिचाई उस पर रहे हैं, और मुझे भी TEDx पे बुलाया गया है और मैंने वहीं पे ये शक्ति पूरा एक्सप्लेन किया था। तो TEDx के अंदर मैंने ये बताया था जहां पर 5 से 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं उसके चैनल के, और इसके अलावा भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बताते। तो अगर आपको लाइफ में कुछ सीखना है तो अच्छे स्पीकर्स भी आपको मिलते हैं। अब जानते शक्ति क्या चीज है? देखिए, आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए आपको चाहिए S फॉर स्किल, रिकलेक्शन और ब्रेन साइंस के स्किल्स, H फॉर हैबिट, उनको पढ़ाई के और लाइफ की हैबिट में लाना है आपको, A फॉर एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमेशा हर चीज में विनिंग एटीट्यूड रखना है, यानी कि पॉजिटिव रहना है। K फॉर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाते जाना है और नॉलेज को रिटेन करने के लिए ब्रेन साइंस जैसे अच्छे साइंटिफिक टेक्निक्स का भी नॉलेज लेना है। T फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि किसी काम को समय पे कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब ये होता है कि किसी काम को कम समय में कैसे करें, समय कैसे बचाएं, राइट? यानी कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट कैसे आए, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। किसी चीज को अगर कोई इंसान 10 घंटे में करता है, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो दूसरा कोई 10 घंटे में कर रहा है तो आप उसे 1 घंटे में कर सकें, यानी 9 घंटे बचा सकें? इट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाया जाए, थैंक यू। और उसके बाद में दैट इज I फॉर इंटेलिजेंस। अगर आप में बाकी सारे गुण होंगे तो आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे, यानी आप
अपनी हर डिसीजन को राइट डिसीजन में बदल देंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे मुमकिन है ये? इसके लिए कुछ भी नहीं करना, नॉलेज लेनी है, स्किल डेवलप करनी है, टाइम अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आज अभी आप लोग नावपाड़ा में बैठे हैं, यहां से कुछ दूरी पर रायपुर है। आप में से रायपुर कितने लोग गए हैं? रायपुर कितने लोग रायपुर गए हैं? पैदल सर गए हैं, उसके अलावा कोई नहीं गया? आप गए पैदल? रायपुर सब लोग गए, पैदल कोई नहीं गया, राइट? अच्छा, पैदल जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, जाना चाहे तो पैदल, लेकिन जाते नहीं हैं। अच्छा एक बात बताओ, 500 साल पहले 500 ईयर्स अगो लोग कैसे जाते होंगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर? पैदल। कॉमन सेंस की बात है, उस टाइम पे गाड़ियां थी नहीं। तो अगर आपको रायपुर जाना है, 100 किलोमीटर दूर है, अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। पैदल भी जा सकते हो, इट इज अ वे, 2 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आप कार से जाएंगे, कार से, तो 2 घंटे लगेंगे। यस और नो? इस एग्जाम्पल में दूरी उतनी ही है, 100 किलोमीटर, लेकिन इसे कवर करने का तरीका बदलते ही उस दूरी को पूरा करने में लगने वाला टाइम भी बदल गया। 2 दिन की दूरी 2 घंटे में बदल गई। ये होता है साइंस का कमाल, क्योंकि अब आपने साइंटिफिक तरीका यूज किया। पहले के लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, घंटों लगते थे। आज गैस पे आप खाना बनाते हैं, फ्रिज में अपना बचा हुआ सामान रख देते हैं और माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। तो किचन में आपने साइंस को यूज किया, तो आपका किचन में खाना बनाने का टाइम भी घटा। पहले के लोग चिट्ठी लिखा करते थे अपनी बात पहुंचाने के लिए, पुराने जमाने में। आज लोग व्हाट्सएप पे अपनी बात लिख देते हैं, तो एक दूसरे को बात पहुंचाने का टाइम भी घटा, राइट? आपने लाइफ में जहां जहां भी साइंस को यूज किया, आपका कंफर्ट बढ़ा, टाइम घटा, आपके एफर्ट्स बचे और कंफर्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। लाइफ में साइंस का काम क्या है? टाइम बचाना, टाइम घटाना। जहां जहां यूज किया टाइम घटा, लेकिन पढ़ाई में उल्टा टाइम बढ़ा। पहले के जमाने से ज्यादा देर तक पढ़ते हैं आज के बच्चे। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। यानी हम पढ़ाई में साइंस को सिर्फ पढ़ते हैं, विज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरह से नॉर्मल साइंस लाइफ में लगने वाले टाइम को घटाती है, उस तरह से ब्रेन साइंस पढ़ाई में लगने वाले टाइम को रिड्यूस करती है, घटाती है। आइए जानते हैं कैसे। 90% मार्क्स लाने के लिए 15-15 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल में, कोचिंग पे और घर पे, और रट्टा मारते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, और लाइफ की बाकी स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये मेरी नजर में ऐसा है जैसे मच्छर मारने के लिए सारे घर को आग लगा देना। क्योंकि दुनिया में केवल पढ़ाई से आप सफल नहीं होंगे, पढ़ाई फ्यूचर में रिटेन भी होनी चाहिए, ब्रेन में स्किल में बदलनी चाहिए, और तीसरा आप में ऐसे स्किल्स होने चाहिए जिससे आप सफल हो सकें। तो वो कब मुमकिन है? जब आप पढ़ाई में लगने वाले टाइम को घटाएंगे, फिर भी मार्क्स बढ़ाएंगे। अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई का टाइम बढ़ाने की सलाह तो हर कोई देता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ाई का टाइम बढ़ाने की सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन पढ़ाई का टाइम घटा करके अच्छे मार्क्स कैसे लाएं ताकि हम बहुत सारे स्किल्स को भी एक ही जगह पर सीख सकें, वो होता है ब्रेन साइंस। आइए इसको समझते हैं। आपके ब्रेन के 2 पार्ट है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन को बोलते हैं ऑटोजेनिज्म, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं लॉजिकल मेमोरी स्टोरेज, और राइट ब्रेन को बोलते हैं कॉटोजेनिज्म, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं फैक्चुअल मेमोरी स्टोरेज। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है। लॉजिक और क्रिएटिविटी का मिक्सचर आपका ब्रेन है। अगर मैं बात करता हूं लॉजिक की, तो लॉजिक क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म मेमोरी। यानी कि अगर आपने जैसे कि 2 + 2 = 4, तो अब मैं कहता हूं 2 + 3, तो आप कर लोगे ना, राइट? अगर मैं कहता हूं 2 + 9, तो कर लोगे ना। तो आपने एक बेस बात को सीखा, उससे अगली इंफॉर्मेशन जनरेट करना सीख लिया। ये बेसिक सिद्धांत से आपने इस्तेमाल करना सीख लिया, इसे कहते हैं लॉजिक, राइट? जब आप किसी एक बेसिक सिद्धांत को सीख करके उससे नई इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हैं, वो लॉजिक कहलाता है। ये बात समझ में आ गई, राइट? लेकिन आपके ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं या आपकी लाइफ में ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जिसमें एक किसी इंफॉर्मेशन को सीखने के बावजूद भी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी स्कूल का फैक्चुअल सिलेबस,
मैथमेटिक्स लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसमें आप एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक डिराइव कर लेते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, एसोसिएशंस, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रीविएशन, ये भी तो आपका सिलेबस है और इसको आपको बार बार रटना और दोहराना पड़ता है। मैथ्स में आप लॉजिकल तो कर लेते हैं, पर मैथ्स के अंदर भी फॉर्मूलाज हैं, वैल्यूज हैं, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं, इनको आपको रटना पड़ जाता है। यस और नो? तो जो चीजें आपको दोबारा दोहरानी है वो कहलाता है फैक्चुअल। क्या कहलाता है? फैक्चुअल। जैसे कि मैथ्स है, उसमें जो आपको टीचर ने क्लास में बताया वो एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में वैल्यू बदल के आती है। अगर टीचर ने क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन 25 इंटू 13 का बताया है तो एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन किसी और वैल्यू का आएगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा, राइट? लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें जो टीचर क्लास में बताता है वही एग्जाम में आता है। अगर उन्होंने क्लास में बताया है कि अशोका ने कलिंग का युद्ध लड़ा था तो एग्जाम में भी अशोका ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का, वही आएगा, वैल्यू नहीं बदलेगी। तो जो फैक्चुअल होते हैं उनके अंदर इतना ज्यादा कंटेंट होता है कि समझने के बाद भी आपको उसको रिटेन करने के लिए दोहराना पड़ता है। बात समझ में आ गई? जिन चीजों को दोहराना पड़ता है उन चीजों को आप रटना शुरू कर देते हो, क्योंकि बिना रटे बिना दोहराए वो आपको याद ही नहीं आ रही होती है। जैसे कि हिस्ट्री डेट्स हैं, कोई वर्ड मीनिंग है, कोई लॉन्ग आंसर है, याद करते हैं भूल जाते हैं। अब एक और बात, आपके ब्रेन के दो पार्ट है, एक है लॉजिक, दूसरा है क्रिएटिव। अभी क्रिएटिव क्या होता है? क्रिएटिव का मतलब होता है जब ब्रेन कुछ नया या अलग सोचता रहता है और उसको करने की कोशिश करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपने ब्रेन का लेफ्ट और राइट यानी लॉजिक और क्रिएटिविटी को एक साथ यूज करते हैं तो इंफॉर्मेशन दुनिया में कोई सी भी हो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के लिए वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनती है। लेकिन जब आप अपने ब्रेन का लॉजिक यूज करते हो और क्रिएटिविटी नहीं यूज करते हो तो वही क्रिएटिव ब्रेन लॉजिकल ब्रेन को डिस्टर्ब भी करता है। यानी कि या तो आप लॉजिक के साथ क्रिएटिविटी यूज करो, वरना जब आप लॉजिकल यानी लेफ्ट ब्रेन से पढ़ाई करोगे तो राइट ब्रेन उल्टा डिस्टर्ब करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। कई सारे बच्चे क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है या जब वो घर पे बैठ करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे होते हैं तो हर 2-3 मिनट बाद उनका ध्यान कहीं और जाता है, कभी किसी म्यूजिक पर, कभी किसी दोस्त की बात पर, कभी किसी वीडियो पर, कभी किसी खाने की खुशबू आ गई तो खाने पर, कभी कुछ और दिमाग में, फिर बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट है, फिर वापस उस पर आते हैं, फिर वापस कहीं और चला जाता है ध्यान। यस और नो? तो हम अपने आप को बार बार क्यों मनाते हैं? डर से। ये याद नहीं हुआ तो पापा डांटेंगे, मम्मी गुस्सा करेगी, टीचर ने कहा था कि कल अगर याद करके नहीं आए तो ध्यान रखना पनिशमेंट मिलेगी, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। यानी हम अपने लेफ्ट ब्रेन को मनाते हैं कि भैया ध्यान रख वरना नुकसान हो जाएगा या सजा मिलेगी। अदरवाइज जो राइट ब्रेन है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कोई इधर उधर का सोच रहा होता है। यस और नो? ये होता ना पढ़ते वक्त, तभी तो हम थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान वापस लाते हैं, फिर हट जाता है, फिर लाते हैं। लेकिन चलो एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आप में से कितने बच्चों को मोबाइल पर या कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलने आते हैं? रेज योर हैंड्स। किस किस को आता है गेम्स खेलना? अरे वाह, किसी को आता है माइनक्राफ्ट? माइनक्राफ्ट खेलना किस बच्चे को आता है? ये देखो। अच्छा, पॉपी प्ले टाइम पार्ट 1, 2 और 3 आता है किसी को? देखो उधर आता है बच्चों को। अब तो 4 भी आने वाला है, प्रोटोटाइप वाला है ना। अच्छा चलो बताना और कौन कौन से, कई सारे गेम्स हैं जैसे कि आपके उसमें GTA 5 भी आ गया है अभी तो, राइट? वो भी खेला है ना आपने, राइट? और ग्रैनी आया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आया, एस्केप करना पड़ता है उसके अंदर। ये देखो सारे बच्चों का इंटरेस्ट आ गया, पेरेंट्स देख रहे हैं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो वीडियो गेम खेलता है और उसको दुनिया का कोई सा भी गेम दे दो वो खेल लेता है। डेथ पार्क भी उसने कंप्लीट कर लिया, बहुत डिफिकल्ट से भी कंप्लीट कर लेता है वो। तो वो उसका जब वो गेम खेलता है तो हजारों लाखों बच्चे उसके गेम से गेम सीखते हैं, पसंद करते हैं उसको। उसका नाम है उज्जवल, उसका एक यूट्यूब चैनल है टेक्नो गेमर्स करके, राइट? हाँ, तो उसको मैंने जब पूछा, मैंने कहा यार तुम जब पढ़ाई करते हो उज्जवल, तब तुम्हारा जब तुम पढ़ने बैठते हो, उज्जवल जब मेरे साथ बैठा था तो मैंने उससे सवाल पूछा
मैंने कहा जब तुम पढ़ने बैठते हो तो एग्जाम की तैयारी के लिए पहले स्कूल जाते हो, अब अभी तक तो तुम कॉलेज वॉलेज कर चुका, जब वो स्कूल की तैयारी करता तब बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद तुम कोचिंग जाते हो, फिर तुम ऑनलाइन के क्लासेस भी अटेंड करते हो, क्योंकि वो कहता है कि भैया ये पढ़ाई जरूरी है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे आने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं सारी तरह की कोचिंग लेता रहता हूँ। पर जब वीडियो गेम खेलते हो तो वीडियो गेम खेलना सिखाने के लिए ना तो कोई ट्यूशन टीचर आता है, ना कोचिंग आता है, ना कहीं से सीखते हो, खुद ही सीख जाते हो। आप देखो बच्चों, आप जब वीडियो गेम खेलते हो तो खुद ही सीख जाते हो, और जब आप पढ़ाई करते हो तो किसी न किसी से आपको सीखना पड़ता है। ऐसा क्यों? जबकि दोनों का लेवल सेम है, वीडियो गेम में भी लेवल है, एक लेवल क्लियर करोगे तभी अगला लेवल आएगा, और आपका इसमें भी लेवल्स है, पढ़ाई में भी एक लेवल क्लियर करोगे तो अगला लेवल आएगा। उसका रीजन क्या है अब बताता हूँ मैं। जब आप वीडियो गेम खेलते हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक साथ काम करता है, इंटरेस्ट की वजह से आपको मजा आता है उसके अंदर, इसलिए लेफ्ट ब्रेन का लॉजिक भी उसमें ढूंढना पड़ता है ना, कैसे क्या आगे बढ़ना है, क्या ढूंढ के लाना है, एक्सपर्टीज भी करनी पड़ती है उसकी, और राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी भी। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपकी क्रिएटिविटी यूज नहीं होती, केवल लेफ्ट ब्रेन यूज होता है। जब आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को सपोर्ट करेगा आप अपने आप ही सीख जाओगे। जब आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को सपोर्ट नहीं करेगा तो बल्कि वो डिस्टर्ब करेगा, तो आपका सीखने की जो ताकत है ब्रेन की कम हो जाती है, इंटरेस्ट लेवल घट जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से बात? अब कैसे इस राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन के सपोर्ट में लाएं और कैसे इसकी ट्रेनिंग करके क्रिएटिविटी को पढ़ाई में यूज करें। आज तो इंडियन गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया है कि क्रिएटिविटी पढ़ाई में और लाइफ में कैसे यूज की जाए, उस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं ब्रेन साइंस। कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कैसे कवर होगा, जल्दी याद कैसे होगा, और फ्री टाइम में आप किस तरह से अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई सारे स्किल्स भी आप सीख पाएंगे। इसके लिए अपन सब मिलके पहले ब्रेन का एक डेमो करते हैं, यानी गेम खेलते हैं। इस गेम में मेरे साथ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इस गेम में मेरे साथ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मैं अगर इफ वी डू हैव अनदर माइक तो मैं मैम से, निवेदिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे को सपोर्ट करें। आप लोग जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके ब्रेन के लिए एक गेम अपन खेलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब अगर आपको आता है तो आप अपनी जगह पर हैंड रेस करेंगे और खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। उसके बाद मैम आपके पास में आएंगी, आपको सवाल का जवाब माइक में देना है ना, और मैं उसको सुनूंगा और यहाँ नोट कर लूंगा। एक और बात, रिवर्स ऑर्डर में क्या है? जैसे मेरे पापा का मोबाइल नंबर है 7665500321, लास्ट 2 डिजिट्स हो गए 21, मैंने उसको रिवर्स किया तो बन गया 12। तो इसी तरह से पापा के मोबाइल नंबर के आखिरी 2 अंक, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में। जिसको आता है हैंड रेस करके अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। मैम पूछेगी, मैम रैंडमली सेलेक्ट करिए ताकि सभी बच्चों का नंबर आए और मैं उसको यहाँ पर नोट करूंगा। मोबाइल नंबर का लास्ट 2 डिजिट को उल्टा करके 9437 दो डिजिट लास्ट के 2 डिजिट को उल्टा करके 14। ओके 14। पहला क्या बोला आपने? 14। इसके बाद 60। देखो सामने लिख दिया क्या मैंने? जब मैं लिखूं तब आगे बढ़ना है। 60 27 27 11 11 86 86 33 33 97 97 55 55 23 23 82 82 25 25
9-4. 9-4. 3-4. 3-4. 0-0. 0-0. 4-1. 4-1. 6-3. 6-3. 9-8. 9-8. 6-5. 6-5. 8-5. अब देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिख दिए। अब इन नंबर्स का मकसद क्या है, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, इन नंबर का मकसद क्या है? नंबर्स का मकसद है यूनेस्को की एक रिपोर्ट। यूनेस्को क्या है? यूएनओ का फ्रेंचाइज है जो बच्चों की पढ़ाई पर रिसर्च करता रहता है और ये बताता रहता है कि पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए और क्या गलतियां होती है। 2012 में यूनेस्को ने इंडिया के लिए एक सर्कुलर दिया जिसमें उसने बताया कि जो भारत में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके पेरेंट्स, टीचर और बच्चे हमेशा टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं कि जितनी देर तक पढ़ाई करेगा, जितने ज्यादा टाइम तक पढ़ाई करेगा उतना अच्छा बच्चा है और अच्छे नंबर लाने के लिए ज्यादा देर तक पढ़ना चाहिए। लेकिन आपका ब्रेन जो पढ़ाई करता है, एक ब्रेन जो पढ़ाई करता है वो देर से टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देता है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट के लिए, किसी टॉपिक के लिए 2 घंटे ज्यादा हो सकते हैं और किसी और टॉपिक के लिए, किसी और सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे कम भी हो सकते हैं। तो 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, क्या पढ़ रहा है बच्चा। तो इसको बताने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लैडर, एक जटिलता श्रृंखला बनाई गई, एक जटिलता सोपान कहते हैं उसको, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी लैडर, जिसमें बताते हैं सरल से कठिन की ओर, यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स ब्रेन कैसे डिवाइड करता है इंफॉर्मेशन को। सबसे आसान होता है उन चीजों को याद करना जो आंखों से दिखाई देती है। जैसे मूवी कभी अभी याद करेंगे नहीं देखते, फिर भी याद हो जाती है, यस और नो, राइट? बाहुबली मूवी याद है ना आपको? कभी याद करके थोड़ी देखी, किताब कॉपी लेके थोड़ी गए थे, याद है। लेकिन मूवी आंखों से देखा है इसलिए याद रहता है। उससे मुश्किल होता है, जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, विजुअल जो हम देखते हैं वो हमें याद रहता है। उससे डिफिकल्ट क्या होता है, वर्ड्स, जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, राइट? उससे मुश्किल होता है वर्ड्स इन राइमिंग, यानी कि जो पोएम वाला पार्ट होता है, जो राइमिंग होती है, जो पोएम होती है, कविता होती है, राइट? उससे मुश्किल होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि सेंटेंस को याद करना राइमिंग से डिफिकल्ट होता है। उससे मुश्किल होता है सेट ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि थ्योरी याद करना। उससे मुश्किल होता है ग्रुप ऑफ थ्योरीज, पूरी किताब याद करना। और उससे भी मुश्किल होता है रैंडम नंबर्स, संख्याओं को याद करना। संख्याओं को याद करना मुश्किल क्यों होता है? बिकॉज नंबर्स आर मीनिंगलेस इन द व्यू ऑफ ब्रेन। दिमाग की नजर में नंबर्स मीनिंगलेस होते हैं। अब आप बोलोगे नंबर मीनिंगलेस कैसे होता है? तो नंबर का तो मीनिंग होता है, जैसे 25 यानी 25। ये एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है ब्रेन की नजर में। ब्रेन की नजर में कोई भी इंफॉर्मेशन तभी मीनिंगफुल बनती है जब राइट ब्रेन उसका पिक्चर दे और लेफ्ट ब्रेन उसका मीनिंग दे। यानी जब भी कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन के सामने आएगी, लेफ्ट ब्रेन उसका मीनिंग बताए लॉजिकली और राइट ब्रेन उसका पिक्चर भी हाथों हाथ बना के दे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि एक वर्ड है अमिताभ बच्चन। जैसे ही मैंने कहा अमिताभ बच्चन, आपके ब्रेन में पहले अमिताभ बच्चन के नाम की स्पेलिंग आई या पहले उनका पिक्चर आया? पहले क्या आया बताइए? देखो पिक्चर आया ना, राइट? नाम की स्पेलिंग किस में आएगी? लेफ्ट ब्रेन में, जो लॉजिकल है कि वो एक्टर है, अमिताभ बच्चन ये लिखा होगा। और पिक्चर किस में आएगा? राइट ब्रेन में, वो पिक्चर विजुअल बनाए, क्रिएटिव है, राइट? कॉमन सेंस से देखिए, सबके नाम की स्पेलिंग सेम है, सबकी। अमिताभ के नाम की स्पेलिंग किसी की अलग थोड़ी है, सबकी सेम है, राइट? लॉजिकल ब्रेन सेम होता है, लेकिन क्रिएटिव राइट ब्रेन में जो पिक्चर है सबका अलग अलग हो सकता है, यस और नो? किसी के केबीसी का, किसी के शोले का, किसी के बागबान का, किसी के और किसी मूवी का, राइट? तो राइट ब्रेन अपनी खुद की इमेज बनाता है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि
एरोप्लेन, मैंने कहा एरोप्लेन, तो लेफ्ट ब्रेन में एरोप्लेन का नाम आया कि भाई वो उड़ने वाली मशीन है, लॉजिक आया, और राइट ब्रेन में क्या आया, पिक्चर आया, राइट। अगर मैं एक वर्ड और बोलूंगा, आपको मेरे साथ बोलना है और बताना, वर्ड है प्रायोरिटी। क्या वर्ड है? प्रायोरिटी। क्या वर्ड है? जैसे ही मैंने कहा प्रायोरिटी, आपके लेफ्ट ब्रेन में मीनिंग तो आ गया। प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, जो काम पहले करना है, वो हिंदी में बोलेंगे प्राथमिकता। लेकिन क्या राइट ब्रेन में कोई पिक्चर आया? देखो नहीं आया। जब मैंने कहा प्राथमिकता तो मीनिंग आ गया, लेकिन पिक्चर नहीं बना। ऐसे वर्ड को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, यानी लेफ्ट माइनस राइट। लेफ्ट ब्रेन ने काम किया, राइट ब्रेन ने काम नहीं किया। अब समझ में आई बात? ऐसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। और आपके स्कूल की जो पढ़ाई है, 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, उसके बीच में लगभग 70% सिलेबस जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि उसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। वो समझ में आ गई बात? क्रिएटिव ब्रेन यूज नहीं होता उसके लिए। इसीलिए बच्चों को 70% सिलेबस को रटना, दोहराना या बार बार रिवाइज करना पड़ जाता है, समझने के बावजूद भी। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई में नंबर्स की बात करते हैं तो आप उसको रटने लग जाते हैं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आप किसी से मिलते हैं तो उसका नाम वो बताना सुन लेते हैं, चेहरा देख लेते हैं, पर जैसे ही कोई बोलता है मेरा मोबाइल नंबर ये है, तो आप क्या करते हैं? उसको याद करते हैं या अपने मोबाइल में नोट करते हैं? नोट करते हैं ना। कभी ऐसा होता है कि कोई बोलता है मेरा मोबाइल नंबर ये है, हाँ बोलो मैं याद कर लूंगा, दूसरे का भी याद कर लिया, तीसरे का भी याद कर लिया, नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है वो याद रहेगा ही नहीं, तो हम उसको नोट कर लेते हैं। यस और नो? अगर आप खुद की गाड़ी के नंबर प्लेट पे क्या नंबर लिखा है देखो, कई बार हमें उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, अगर मैं ये कहता हूँ तो देखो आपका बैंक आपको दिख गया, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर इतनी बार आपने रेफर कर लिया तब भी याद नहीं रहता। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन टेबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको आपने कई बार रिवाइज किया, हिस्ट्री के डेट्स कितनी बार पक्का किया, तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यस और नो? तो इस एग्जाम्पल को अगर एक्सपीरियंस की तरह माना जाए तो इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क टू मेमोराइज दिस सेट ऑफ नंबर्स। इनको भी याद करना एक डिफिकल्ट टास्क हो सकती है, राइट? तो चलिए अगर मैं किसी से पूछता हूँ, मान लीजिए, हेलो मैम, नमस्ते, व्हाट इज योर नेम मैम? गुड इवनिंग मैम, व्हाट इज योर नेम? ओके मैम। मैम अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ये सारे नंबर याद करने हैं और उनको उसके बाद यहाँ आकर सुनाना है, तो इस टेस्ट की तैयारी में कितना टाइम लगेगा आपको? It takes long time, sir. It will take long time? Not easy. नॉट इजी। ठीक है, थैंक यू। कम से कम 1 घंटा, ज्यादा भी लग सकता है। चलिए अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ पीछे से, बेटा आपसे पूछता हूँ मैं, यस यू, आपको कितना टाइम लगेगा इस टेस्ट की तैयारी में? सारे याद करने हैं, सारे नंबर? Sir, 20 to 30 minutes. 30 मिनट्स लग सकते हैं, 20 मिनट्स कम से कम लगेंगे। Yes, sir. चलिए ओके, उधर से देखते हैं। सर आप बताइए, यस यू, यस यू, दिस, यस सर, हाँ आप बताइए, आपको कितना टाइम लगेगा? लग जाएगा सर, करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा। 1-1.5 घंटा लग जाएगा। बैठिए, देखिए ढंग से ये सब याद करना है ना? कितने बच्चे को ऐसा लग रहा है सर आज नहीं कल सुनाएंगे, 1 दिन पूरा लगेगा? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है। ऐसा कौन है जो कह रहा है अरे छोड़ो ना सर ये याद ही नहीं होगा, कौन याद करे बैठ के? बहुत लोग हैं, राइट? सबका अलग अलग आंसर है। 20 मिनट्स, 1 आवर, आधा घंटा, 1 दिन, ऐसा क्यों कभी टेस्ट नहीं किया? इसका आंसर मैं देता हूँ। इसका आंसर भी यूनेस्को की 2nd रिपोर्ट में है। वो ये कहती है कि जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए कुछ याद करते हैं तो एक तरीका तो है वो पढ़ के याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? पढ़ के याद करते हैं। अगर आप पढ़ के याद करोगे, यानी पहली लाइन पढ़ी, फिर दूसरी लाइन पढ़ी, फिर तीसरी लाइन पढ़ी, पढ़ के याद करने में आपको पहली बार में 10% ही याद होगा। उसके बाद फिर पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन, लगभग 30-40 रिवीजन करोगे तब जाकर के वो एक बार के लिए पक्का होगा। 10% करके ही आगे बढ़ेंगे, फिर भूलेंगे, फिर कवर करेंगे, फिर भूलेंगे, फिर कवर करेंगे, ऐसे रहेगा। इसलिए पढ़ के याद करने से ज्यादा अच्छा है लिख के याद करना। लिख के याद करने में क्या होता है, ब्रेन भी यूज हुआ और बॉडी भी यूज हुई, दोनों चीज यूज हुई ना, तो इसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आपको ज्यादा याद होता है।
पढ़ के याद करने में 10%, लिख के याद करने में 20 से 30%। तभी तो मम्मी पापा और पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं बेटा अगर अच्छे से याद करना है तो लिख लिख के याद करो, बोलते हैं ना। उससे ज्यादा अच्छा क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। उससे ज्यादा अच्छा है सुन के लिखना। सुना, सोचा और लिखा। अगर आपको कोई डिफिकल्ट आंसर लगता है या कुछ अच्छा याद करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई डिफिकल्ट आंसर लगता है या कुछ अच्छा याद करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को, मम्मी या पापा को बोल दें कि आप बोलिए, मैं सुनूंगा, सोचूंगा और लिखूंगा। ऐसा करेंगे तो पहली बार में आपको 50 से 70% याद होगा फर्स्ट टाइम में। यानी आपको 2 या 3 रिवीजन में तो पूरा याद हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? देखो, किसी ने बोला तो सुना, ऑडियो मेमोरी, सोचा, लिखा, विजुअल मेमोरी, ब्रेन को यूज किया, समझा उसको, लॉजिकल मेमोरी, और उसके बाद में बॉडी से लिखा तो काइनेस्थेटिक मेमोरी। यानी कि ब्रेन, बॉडी, ऑडियो सब एक साथ यूज हो रहा है। इसकी वजह से कंसंट्रेशन 100% हो जाता है और आप उसे 50% से ज्यादा याद कर लेते हैं। जैसे कि इस सारी इंफॉर्मेशन को मैंने सुन के लिखा, तो अब ये देखते हैं कि ये मुझे कितना याद है। अब आपको क्या करना है, आपको मुझे मेरा टेस्ट लेना है, ठीक है? सारे बच्चों इधर देखो ध्यान से। अभी मैं टेस्ट देता हूं क्योंकि आपने बोला, मैंने सुना और लिखा। ऐसा करने से मुझे कितना याद हुआ इसका टेस्ट लेते हैं। आई विल ट्राई टू रीच और टू क्रॉस 50% टू 70%। आपको 3 काम करने हैं। पहला, मेरी मिस्टेक्स को नोट करते जाना। दूसरा, मुझे बीच में नहीं बताना है। तीसरा, जब मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा तब आप मुझे बताएंगे कि पहली बार में मेरे 10% आए, 20% आए, मिस्टेक्स कितनी रही और क्या मार्क्स रहे। लेकिन बीच में नहीं, जैसे एग्जाम हॉल में होता है ना, सामने वाला मिस्टेक करता है तो करने देते हैं उसको, बीच में बताते नहीं है उसको। ऐसे ही मिस्टेक होती है तो होने दो, बीच में नहीं बताना, सही नहीं करना, करेक्ट नहीं करनी मिस्टेक को, ठीक है? बस नोट करना है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ और इसको ब्रेन में ट्राई करता हूँ मुझे क्या याद रहा देखने की, या क्या याद रहा वो रिकॉल करता हूँ, ठीक है? यहाँ जो नंबर लिखे हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, दैट शुड बी okay, it is 1460 okay, it is 1460271186339755 और 55 के बाद that should be okay, it is 23822594 94 के बाद is 3400 और 00 के बाद that should be okay, it is 81639865 और 65 के बाद that should be okay, it is 8506 और 06 के बाद क्या था, आ जाओ, okay, that should be 1785 और 85 के बाद it is 2176 and 27। अब मेरी कितनी मिस्टेक्स है बताइए? एक मिस्टेक। अच्छा, किसने पकड़ी? बताओ कौन सी मिस्टेक है? हाँ बताओ। अच्छा, 00 के बाद ये 41 है, इसको मैंने 81 बोल दिया है ना? कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने ध्यान से देखा, राइट? ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला, फिर भी ब्रेन ने पढ़ाई की, राइट? मैं आपसे बात कर रहा था, नोट कर रहा था और मेरा ब्रेन याद कर रहा था। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा था और जब आप मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे थे, यानी एज अ टीचर आप मुझे जब टॉपिक दे रहे थे, मेरा ब्रेन उस टाइम उसको क्यों याद कर पा रहा था? क्योंकि वो उसी वक्त एक मेथड भी यूज कर रहा था, टेक्निक यूज कर रहा था। टेक्निक जैसे अगर पुराने जमाने में किसी को धनिया पुदीना दे दिया जाए और बोला चटनी बनाओ, तो वो पत्थर पे बनाते थे, है ना? तो 1 घंटा लगता था। और आज अगर किसी को धनिया पुदीना देते हैं और बोलते हैं चटनी बनाओ, तो वो मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं, 1 मिनट में घुमाते हैं, 1 मिनट में बन जाता है, राइट? तो ये क्यों हुआ? टेक्निक यूज किया। समझ में आई बात? तो टेक्निक होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी ये नहीं कि जल्दी याद होता है। जल्दी याद करने का एग्जाम, इंडिया में एग्जाम नहीं होता कि अभी अभी पढ़ाई करिए, अभी 5 मिनट बाद एग्जाम, ऐसा नहीं होता। बल्कि इंडिया में एग्जाम होता है अच्छी तरह से याद करने का, राइट? इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह से याद करना। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप में से कितने लोगों को जन गण मन याद है, राष्ट्रगान? किस किस बच्चे को याद है? अच्छा, कितने बच्चों के स्कूल में डेली होता है? किस किस के होता है? सबके होता है, तो याद है ना?
तो कौन कौन सुना सकता है मेरे साथ? जनगण मन कौन कौन बोल सकता है? उल्टा बोलना है, उल्टा। देखा, कंटेंट वही है, बस मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। मैंने कहा जनगण मन सुनाना है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, उल्टा सुनाना है। नीचे से ऊपर सुनाना, ऊपर से नीचे नहीं सुनाना। जैसे ही मैंने कहा आपके ब्रेन में मना क्यों कर दिया, ट्राई करो। यहां तक कि कोई क्वेश्चन जो आपने एग्जाम में कभी लिखा हो उसको उल्टा सुनाओ, या अपने नाम की स्पेलिंग भी ट्राई करो उल्टा बोलने की, तो भी आपको टाइम लग जाएगा। लग रहा है ना? देखो, आपके ब्रेन को जब पैटर्न चेंज करके देते हैं तो भले वो सेम कंटेंट है तब भी कंफ्यूज हो जाता है। इसी वजह से कई बार बच्चे एग्जाम में गलत आंसर लेके आते हैं। कई बार पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा होशियार है, घर पे सब बता देता है, पर एग्जाम में गलत लिख के आ जाता है। किसी क्वेश्चन का आंसर किसी और क्वेश्चन में लिख के आ जाता है। या फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा इधर देखो। कई बार टीचर्स कहते हैं कि बच्चे को अच्छी तरह सिखाया था लेकिन लिख नहीं पाता है ये, या एग्जाम में याद नहीं आता है। ये रीजन क्या है? आपने देखा है कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9, 10, 11, 12 में अच्छे मार्क्स लाते हैं, पर गवर्नमेंट का एग्जाम उनका क्लियर नहीं होता है। ओपीएससी, यूपीएससी क्यों नहीं होता है? वो पैटर्न क्वेश्चन का घूम के आता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, गलत लिख के आ जाता है। तो इसको बोलते हैं पैटर्न मेमोरी। पैटर्न मेमोरी से याद नहीं करना है, याद करना है हॉलिस्टिक मेमोरी से। जब आप ब्रेन साइंस यूज करते हो तो आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है, काइनेस्थेटिक भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, और आप इंफॉर्मेशन को देखना शुरू कर देते हो। जो चीज आप देखते हो वो आपको अच्छे से याद होती है और उसमें कभी आप कंफ्यूज नहीं होते हो। आपने लोगों के चेहरे देख रखे हैं, तभी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हो कि ये मेरा फ्रेंड है, ये अनजान आदमी है, ये पापा है, ये मम्मी है। नहीं होते हो ना कंफ्यूज, क्योंकि देखने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जब आप पढ़ाई ब्रेन साइंस से करोगे तो वो पक्का याद होगा, उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि ये लिस्ट मुझे इस तरह से याद है कि अगर आप चाहें तो मैं इसे उल्टा भी सुना सकता हूं, नीचे से ऊपर। विश्वास करते हो, देखना चाहते हो? आपने तो अपनी जिंदगी में कोई भी आंसर जो आपको पक्का याद है उसको भी उल्टा सुनाने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आपने रट के याद किया, दोहरा के याद किया। ब्रेन साइंस से करोगे तो उल्टा भी याद रहेगा। आप में से कितने लोग देखना चाहते हैं? रेज योर हैंड। सारे के सारे देखना चाहते हैं? तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आपका नजदीक आ जाता हूँ, आपके पास में आ जाता हूँ। कई लोग तो देखना चाहते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, और कुछ लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं कहीं से दिखाई तो नहीं दे रहा इस नालायक को। तो एक काम करता हूँ, पास में आ जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में मैम ने कहा भी था 1 घंटा लगेगा, तो मैं इसको अब ट्राई करता हूँ, लेकिन अब की बार मैं इस लिस्ट को उल्टा सुनाने का ट्राई करता हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ। राइट? आपको फिर से 3 काम करने हैं। पहला, मुझे बीच में नहीं बताना है। दूसरा, मेरी मिस्टेक्स को नोट करना है। और तीसरा, मुझे लास्ट में बताना है कितनी मिस्टेक। जैसे अभी आपने बताया, आपने ध्यान दिया कहाँ मैंने गलती छोड़ी, आपने तुरंत उसको पकड़ लिया। इससे पता चला कि आप इस वक्त तो कम से कम ट्राई कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करने की, है ना? ये चेक करना भी जरूरी है कि आपका ध्यान है भी कि नहीं है मेरी तरफ। ओके, तो चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ ब्रेन के अंदर, आंखें बंद करता हूँ और नीचे से ऊपर पढ़ते। देखिए क्या लिखा है। बच्चे खासतौर पे पास में बैठे हैं मेरे, वो मुझे बीच में मत बताना, ठीक है ना? मैं गलती करूं तो करने देना। अभी आप टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूं, है ना? तो एग्जाम चल रहा है, गलती हो रही है तो होने दो, करेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना? ताकि बाकी लोगों को लगे कि भाई आपने मेरी हेल्प नहीं करी है ना? तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ जो नंबर लिखे हैं सामने देखिए, वो होने चाहिए, आई थिंक इट इज 7267125871, और 71 से पहले इट इज 60585689, और 89 से पहले दैट शुड बी ओके, इट इज 361400, और 00 से पहले इट इज 43 से पहले दैट शुड बी इट इज 4952, और 52 से पहले इट इज ओके, इट इज 28, और 28 से पहले क्या था, आ जाओ। ओके, इट इज 3255793368, और 68 से पहले दैट शुड बी 11 से पहले इट इज 7206 and 41। थैंक यू। अब जरूर आप जानना चाहते हो कि इसको मैंने कैसे किया। कितने लोग जानना चाहते हैं? सारे के सारे जानना चाहते हैं। बट बाय द वे आप क्यों जानना चाहते हो, ये पूछो अपने आप से। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है,
पेरेंट्स टेंशन में पढ़ाई करता है, स्ट्रेस में रहता है, पढ़ाई करती है मेरी बच्ची लेकिन उसको इतना सिलेबस है उसका, उसको टेंशन रहती है, इतना याद करना पड़ता है, खेलने का भी टाइम नहीं मिलता है, इतनी ट्यूशन रहती है, घर पर रिवाइज करना पड़ता है, ऑनलाइन रहता है, इतना कुछ चल रहा है। इसके बीच में आप इसको क्यों जानना चाहते हो? क्या आपको इससे ये विश्वास होता है कि हाँ, अगर इस तरीके से पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई आसान हो जाएगी, इजीली याद हो जाएगी, कम से कम रिवीजन टाइम और सेल्फ स्टडी का टाइम बचेगा और बच्चा कंफर्ट में रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा? ऐसा कितने पेरेंट्स को लगता है? इट इज साइंस, ब्रेन साइंस। जैसे जब आप यहाँ आए तो अपनी गाड़ी लेके आए ना, कंफर्ट में रहने के लिए, आसान रखने के लिए, समय बचाने के लिए, उसी तरह से आपका बच्चा जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके ब्रेन के लिए, इसकी लाइफ के लिए, कि वो पढ़ाई में कंफर्टेबल रहे, पढ़ाई को एंजॉय करे, पढ़ाई उसके ब्रेन में ठहरे, पढ़ाई से कभी डरे ना। अगर इतनी मोटी किताब भी है और ब्रेन साइंस साथ में है तो कैसा लगेगा? इतना कुछ भी नहीं है, 1 घंटे में कर लेंगे। अगर इतनी मोटी किताब और ब्रेन साइंस नहीं है तो लगेगा ये कभी हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, राइट? यानी कि आपको सिर्फ एक टेक्निक चाहिए। ऑलरेडी आपका ब्रेन अच्छा है, आपको कुछ टेक्निक सीखने हैं जिन टेक्निक्स की मदद से आप आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, वो टेक्निक सिर्फ इंट्रोडक्टरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कई सारे मेमोरी ट्रेनर्स आते हैं, 4 दिन की वर्कशॉप लेते हैं और बच्चों को 4 टेक्निक सिखा के चले जाते हैं। उसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, देखिए कोई भी चीज स्किल कब बनेगी? नॉलेज तो मिल गई, स्किल कब बनेगी? जब उसकी हैबिट होगी, प्रैक्टिस होगी। तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप पढ़ने जाते हैं। जैसे अपने स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स, ईवीएस सीखने जाते हैं, वैसे ही कोई जगह होनी चाहिए जहां आप याद करना और अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ाना भी अच्छी तरह सीख सके प्रैक्टिस के साथ। आइए समझते हैं कैसे। ब्रेन साइंस का पहला काम क्या है? पढ़ाई को इजी बनाना, यानी कि पढ़ाई की तरह ना लगे, वो भी वीडियो गेम जैसी लगे, गेम जैसी लगे, खेल जैसी लगे। दूसरा काम क्या है? पढ़ाई का रियल मीनिंग निकालना, यानी वो स्किल बने जो जिंदगी में आपके काम आए। तीसरा काम क्या है? पढ़ाई में एनालिटिकल और समझने की शक्ति को विकसित करना। मेमोरी साइंस का मतलब ये नहीं है कि आपको मेमोराइजेशन सिखाना, बल्कि रटना छुड़वाना। बिना रटे बिना दोहराए आप पढ़ाई को एंजॉय भी करें, अंडरस्टैंड भी करें और उसके जरूरी टॉपिक्स और फैक्ट्स को रिटेन भी करें। ब्रेन साइंस का जरूरी काम है आपकी मेमोरी पावर को इंप्रूव करना और आपके पढ़ाई के सिलेबस को जल्दी कवर करना, ताकि आप उसको सही टाइम पे कवर करेंगे तो और टाइम बचेगा आपके पास कई सारे स्किल्स सीखने के लिए। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है रिकलेक्शन, यानी एग्जाम में गलती ना करना, टाइम पर आपको सब कुछ याद आना। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ब्रेन साइंस। यहाँ पर एक मेथड आपको दिखाई दे रहा है, CRISMAS। ये देखिए, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, क्रिसमस दिखाई दे रहा है। C for concentration, R for ridiculous thinking, I for imagination, S for sleep management, M for mnemonic science, A for association और S for science of belief. What is C for concentration? आपने देखा है पढ़ाई में हमारा, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो जरूरी चीज होती है कॉन्सेंट्रेशन। टीचर भी कहता है कॉन्सेंट्रेट करो और मम्मी पापा भी कहते हैं मन लगा के पढ़ो। लेकिन जब हम मन लगाने की कोशिश करते हैं या कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, थोड़ी देर में ही हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है और कंसंट्रेशन टूट जाता है। एक छोटा बच्चा है, वो जब उसके घर में एग्जाम आते हैं तो वो पढ़ाई करने बैठता है, लेकिन जरा सा भी डिस्टर्बेंस, कोई आवाज आ रही है, कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई आवाज कर रहा है, तो ध्यान छूट जाता है, टूट जाता है। लेकिन वही बच्चा जब कार्टून देखता है तो उसके कान में जाकर चिल्लाओगे तो भी उसको आवाज नहीं आती। वो बच्चा जब टीवी देखता है, वीडियो गेम खेलता है तो 50 बार उसका नाम भी लोगे तो भी वो नहीं सुनता। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो रहा है कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो जरा सी आवाज भी डिस्टर्ब कर रही है और जब वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कोई चिल्ला रहा है वो भी सुनाई नहीं दे रहा है, यानी ब्रेन को उस काम के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? जब हम शादी में जाते हैं तो चारों तरफ ढोल नगाड़े बैंड बाजे की आवाज होती है, उसके बावजूद भी हम अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं और उसकी बात सुन लेते हैं। ऐसा कैसे होता है कि ब्रेन चारों तरफ की आवाजों को रिजेक्ट कर देता है और आपकी जरूरी बात ही आप तक पहुंचा देता है? यानी कि कंसंट्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है इंटरेस्ट।
जिस विषय में, जिस टॉपिक में, जिस टाइम पर, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा, आपका ब्रेन अपने आप ही उस पर कंसंट्रेट करेगा और अपने आप ही वो इंफॉर्मेशन आपको देगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देगा। ये है इंटरेस्ट का कमाल। पढ़ाई की प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो वो इंपॉर्टेंट पढ़ाई भी आपके ब्रेन में वैसे ही रिटेन करेगी जैसे कार्टून कैरेक्टर्स के नाम, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस के नाम, या आपकी कोई भी फेवरेट मूवी या कोई गाना। ये इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट डेवलप करना। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा आर फॉर रिडिक्यूलस थिंकिंग। रिडिक्यूल करना, उस चीज का फॉर्म बदल देना, अजीबो गरीब कर देना। जो चीजें अजीब होती है, निराली होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, हास्यास्पद होती है, हमारा ब्रेन उसे तुरंत याद करता है, जल्दी याद करता है। मैं एग्जांपल देता हूं। एक तरफ थ्योरी है, एक तरफ चुटकुले हैं। थ्योरी अपन 4 बार पढ़ते तब भी याद नहीं होती, चुटकुले एक बार में भी याद हो जाते हैं, कहते हैं सुना हुआ है। एक और बार बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी मेले में गए, किसी फेट में गए, वहां पर आपने 20 फीट का आदमी देखा। घर आकर के जैसे ही मेले के बारे में जब भी सोचेंगे, वो आदमी अपने आप दिखाई देगा, क्योंकि वो अलग है, रिडिक्यूलस है, हटके है। बच्चों को कार्टून या बाहुबली मूवी, ये कभी भी पढ़ाई इसको मूवी को नोट थोड़ी करते हैं, कभी वो याद क्यों जाती है? क्योंकि उसके सारे सीन अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, रिडिक्यूलस होते हैं, अजीब होते हैं, अनोखे होते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। क्या आप सब लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं जानते थे। तो मान लो आप सब लोग एक दूसरे को अपने नाम बताओ। मान लो आप में से कोई बच्चा सब लोगों के नाम पूछे, तो क्या आपको सबके नाम याद रहेंगे? आज कल परसों दोबारा मिलोगे तो क्या बोलोगे? यार कल आप वहां पर थे ना, क्या नाम था आपका? ऐसे ही करोगे ना, नाम याद नहीं रहेंगे। तो मान लो महेश, दिनेश, सुरेश, गीता, सुनीता, रोहन, ऋतिका, रिदिका, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो नाम याद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी का, आप में से किसी का नाम हो चपड़गंजू, क्या उस नाम को आप भूल पाओगे? आंसर इज नो। दूसरे नाम याद नहीं हो रहे, इस नाम को भूल नहीं पा रहे। घर जाके मम्मी पूछेगी कौन कौन आया था? अरे ऐसे तो बहुत सारे लोग आए थे, पता नहीं क्या। हाँ, पर एक चपड़गंजू आया था। अगले दिन मिलोगे तो क्या बोलोगे? हेलो चपड़गंजू, याद रहेगा। कमाल की बात है ना। जो रिडिक्यूलस है, जो डिफरेंट है, वो तुरंत याद होता है। पढ़ाई को अगर हम रिडिक्यूलस या डिफरेंट बना दें तो वो तुरंत याद हो सकती है। जैसे कि मैंने उन नंबर्स को याद करते वक्त किया, मैंने उनको रिडिक्यूल किया और डिफरेंट बना दिया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा आई फॉर इमेजिनेशन। क्योंकि पढ़ाई किताबें तो लिखी जा चुकी है और पूरी पढ़ाई को हम रिडिक्यूलस तो नहीं कर सकते और ना ही किसी को कह सकते कि करके दिखाओ। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में पढ़ते वक्त कंटेंट को कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सिर्फ रटो मत, दोहराओ मत, बल्कि इमेजिनेशन में उन वर्ड से कुछ नया वर्ड बनाकर उसको देखो, विजुअल कर दो और अटपटा कर दो। इमेजिनेशन बहुत पावरफुल चीज है फ्रेंड्स। आपके ब्रेन में आप वो सब कुछ देख सकते हैं जो आप रियल में देख सकते हैं, और आप वो भी देख सकते हैं जो आप रियल में कभी नहीं देखते हैं। राइट? भगवान को हमने कभी रियल में थोड़ी देखा, अपने इमेजिनेशन में देखा है कि नहीं? तब भी हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। राइट? तो इमेजिनेशन इज मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। आप दिमाग देखिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जो चीज आपने कभी देखी है और आपके इमेजिनेशन में वो रिपीट होती है, वो आपको याद रहती है। आपने मम्मी पापा पास में बैठे हैं, देखो मेरे साथ बोलना है, 50 बार पढ़ना, 30 बार लिखना, 20 बार सुनना और 1 बार देखना, एक ही फाइल बनाता है ब्रेन में। यानी आप 50 बार किसी चीज को पढ़ लो या 1 बार देख लो। 1 बार देखना ज्यादा याद रहेगा आपको। आसान है ना? मैं एग्जांपल देता हूँ कि मम्मी पापा बैठे हैं यहाँ पर, उनसे पूछो उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। तो सब में किसी ने ग्रेजुएशन, किसी ने पीजी, किसी ने कुछ न कुछ किया होगा। अब उनसे पूछो कि मम्मी पापा क्या आपने 8th, 9th, 10th, 11th पढ़ी थी? वो बोलेंगे हाँ पढ़ी थी। तो क्या आपने 8th क्लियर करके 9th में गए, 9th क्लियर करके 10th में गए? वो बोलेंगे हाँ ऐसे ही किया था। तो क्या आपने 9th का एग्जाम दिया था? वो कहेंगे दिया था। तो क्या आपने एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद किए थे? तो बोलेंगे हाँ किए थे, तभी तो एग्जाम क्लियर हुआ। तो
तो यानी कि वो क्वेश्चन आंसर आपने एग्जाम में सही सही लिखे थे? हाँ लिखे थे, तभी तो एग्जाम क्लियर हुआ। तो इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन आंसर याद किए तभी एग्जाम क्लियर हुआ। तो क्या आपको अभी वो क्वेश्चन आंसर याद है? तो मम्मी पापा बोलेंगे उधर देखो, मुझसे बात मत करो, कुछ भी याद नहीं है। क्या पता क्या क्वेश्चन आया था और क्या पता क्या आंसर लिखा था, अब याद नहीं है। अब उनसे पूछो कि क्या मम्मी पापा आपको आपका स्कूल याद है? वो बोलेंगे हाँ। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या आपको आपका स्कूल याद है? क्या आपको आपका स्कूल का गेट याद है? क्या आपको स्कूल के प्रिंसिपल याद है?